नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज हम इस एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में न जाने कितने सवाल आपके दिमाग में होंगे। और दिमाग से याद आए, दिमाग हमारी कई समस्याओं की जड़ है, तो वहीं कई समस्याओं का हल भी इसी दिमाग से निकलता है। और दिमाग से जुड़ी हुई जो भी हम कह सकते हैं परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजी के अंदर वो सब आती हैं। लेकिन क्या सिर्फ दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियां ही न्यूरोलॉजी में आती हैं या फिर और भी चीज़ न्यूरोलॉजी में कवर की जा सकती है? और न्यूरोलॉजी के बारे में या फिर दिमाग से जुड़ी बीमारियों के बारे में जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं? और जो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, डिजिटल युग में जितने भी प्रकार के सवाल जवाब इस पूरे डिजिटल युग में जो फैल रहे हैं, दिमाग से जुड़े हुए, न्यूरो से जुड़े हुए, उन तमाम सवालों के जवाब जानने आज हम इंडस हॉस्पिटल में डॉक्टर श्याम सुंदर के पास में यहाँ पर आए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, शुरुआत मैं इसी से करता हूँ कि जो भ्रांतियाँ हैं, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हमारे सिर में अगर कुछ भी हो रहा है, भले वो माइग्रेन हो, हल्का सर दर्द हो, या फिर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक बच्ची यहाँ पर आई थी, उसका सिर घूम रहा है, उसको शायद उसको किसी ने सही सलाह दी होगी कि भाई तुम न्यूरोलॉजी को डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूरोलॉजिस्ट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और जब हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमें पता पड़ता है कि हमें बहुत पहले दिखा देना चाहिए था। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो न्यूरोलॉजी है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित एक ब्रांच है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है? नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कि अपन मेरू रज्जू बोलते हैं, और मेरू रज्जू से अपने बहुत सारी नसें निकलती है, जिन्हों नर्व्स होती है, जो अपने पैरों में जाती है, जो अपने हाथों में जाती है, और पूरी बॉडी का कंट्रोल इन नसों के माध्यम से ब्रेन ही करता है। तो इससे संबंधित बीमारियां, चाहे से वो ब्रेन से हो, चाहे से वो स्पाइनल कॉर्ड से हो, या चाहे से वो तंत्रिकाओं से हो, वो सारी बीमारियां अपने न्यूरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैं कुछ बीमारियों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हुआ स्ट्रोक, जिसे अपन लकवा या पैरालिसिस भी आम भाषा में बोलते हैं। दूसरी बीमारी है, बड़ी बीमारी है मिर्गी, एपिलेप्सी, जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। इसके अलावा बीमारी होती है हेडेक की, जिसमें कॉमन माइग्रेन होता है, और माइग्रेन के अलावा बहुत सारे हेडेक टाइप्स होते हैं, और कई सारे अदर कारण भी होते हैं हेडेक के। वो सब बीमारियां भी न्यूरोलॉजी के अंदर ही आती है। इसके अलावा ऐसी बीमारियां जिसमें स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होती है, जैसे कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से हाथ में भी दर्द आ रहा है, हाथ में सूनापन हो रहा है, या कमर में दर्द हो रहा है, कमर की वजह से पैर में दर्द जा रहा है, पैर में सूनापन हो रहा है, उसकी वजह से चलने में लड़खड़ाहट हो रही है। ये सभी चीज़ें भी न्यूरोलॉजी के अंदर ही आती है। इसके अलावा यदि हाथ पैरों में सूनापन है, जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, ये सभी बीमारियां भी नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाएं जो नर्व्स होती है उससे संबंधित होती है, जिसे कि हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा चक्कर आना भी एक बीमारी होती है, ये भी नर्वस सिस्टम से संबंधित हो सकती है, और कई बार ये ईएनटी से संबंधित भी होती है, लेकिन वो डॉक्टर के आने के बाद ही पता चलता है कि ये किस सिस्टम से संबंधित बीमारी है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ सिम्टम जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे किसी व्यक्ति को एक साइड का हाथ पैर में अचानक से काम करना बंद कर दिया है, सुन्नपन आ गया है, ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई है, बोलने में तुतलाहट हो रही है, बोल ही नहीं पा रहा है, या चेहरा टेढ़ा हो गया है, चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में झंझनाहट है, इस तरह की सभी सिम्टम्स के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। रही बात जो कुछ आपने भ्रांतियों के बारे में पूछा, तो कई तरह की भ्रांतियाँ जो नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों के बारे में है। इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ एपिलेप्सी के बारे में हैं। जैसे कि कई लोग एपिलेप्सी को ऐसा मानते हैं कि ये तो किसी भूत प्रेत का साया है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, जादू टोने का असर है, उसकी वजह से ये तो हो रहा है, और उसके लिए पेशेंट को कई बार जादू टोने वाले के पास, झाड़ फूक वाले के पास लेके जाते हैं। काफ़ी समय गुजर जाता है, उस व्यक्ति को दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, फिर जाकर वो डॉक्टरों के पास आते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये कोई भूत प्रेत से संबंधित बीमारी नहीं है, ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। तो तुरंत यदि किसी व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं, बेहोश होता है, तो उसको अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। इससे संबंधित एक बीमारी जो मिर्गी की बीमारी होती है, उससे संबंधित कई तरह की भ्रांतियाँ लोगों में हैं।
कई लोगों का मानना है कि ये जो मिर्गी जो दौरे पड़ते हैं ये किसी भूत प्रेत के साए की वजह से, या किसी ने कुछ करवा दिया है, या पुराने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे उसकी वजह से पड़ रहे हैं, और उस चक्कर में वो पेशेंट को झाड़ फूक वाले के पास, जादू टोने के वाले के पास लेके जाते हैं, और कई उसको दौरे पड़ते रहते हैं, दौरों का कोई कंट्रोल नहीं होता, और आखिर में जाकर फिर वो डॉक्टर से मिलने आते हैं। तब तक कई बार ब्रेन में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। दूसरी एपिलेप्सी से संबंधित ही एक भ्रांति है कि किसी व्यक्ति को दौरा पड़ गया तो इसको प्याज सूंघा दो, या मोजा सूंघा दो, या जूता सूंघा दो, इससे इसका दौरा रुक जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे नुकसान ही हो सकता है पेशेंट का। इसके अलावा कई तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, उसमें टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। स्पेशली जैसे कि लकवे के बारे में, कि किसी को लकवा पड़ा तो लोग सोचते हैं कि जैसे रात में लकवा पड़ा तो कि जो सुबह होने का इंतज़ार कर लो और सुबह अपन डॉक्टर को दिखा देंगे और दवाइयाँ दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लकवे में टाइम का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल आएगा उतना ही जल्दी उसका इलाज शुरू होगा और उसकी रिकवरी की संभावनाएँ उतनी ही गुना बढ़ जाएगी, और जितना देरी करेगा उतना ही ब्रेन तब तक डैमेज हो चुका होगा और रिकवरी की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। और लकवे के बारे में भी ऐसा है कि कई लोग किसी धाम में ले जाते हैं, कई झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी ही है, इसके लिए भी अपने को डॉक्टर्स को ही दिखाना चाहिए। सर ये तो आपने एपिलेप्सी और लकवे की आपने बात करी, भ्रांतियों की आपने बात करी, लेकिन एक आज से तो नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से जब से लोगों को थोड़ी जागरूकता आई है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, तो वो लोग न्यूरो के पास में जाने लग गए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कई लोगों को जो ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में गोल्डन आवर का भी एक बहुत, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एक हाथ होता है। तो वो गोल्डन आवर क्या है और ब्रेन स्ट्रोक के प्रिलिमिनरी लक्षण क्या है, कि कब लोगों को ये पता पड़ने लग जाए कि आपकी ये जो बीमारी है या जो ये सिम्टम्स हैं वो ब्रेन स्ट्रोक की तरफ इंगित कर रहे हैं, और आपको कितने टाइम पहले आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है लोगों के लिए। ब्रेन स्ट्रोक को अपन सिंपल भाषा में कहें तो इसको ब्रेन अटैक कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हार्ट अटैक की तरह होता है। जैसे हार्ट अटैक अचानक से हो जाता है, उसी तरह से ब्रेन अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी अचानक से होता है। मुख्य रूप से दो तरह का होता है, या तो दिमाग में जो खून की सप्लाई जा रही है कोई खून की नस ब्लॉक हो जाए थक्का बनने की वजह से, या दूसरा कारण होता है कि बीपी अचानक से बढ़ने की वजह से खून की नस कई बार फट जाती है, उसकी वजह से भी लकवा पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि स्ट्रोक के केस में टाइम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो आपने बात करी गोल्डन आवर की, वो होता है 3 से 4.5 घंटे का। तो यदि किसी भी व्यक्ति को लकवा पड़ा, अब लकवा पड़ा ये अपन कैसे पहचानें, उसके पहचानने के लिए जो लक्षण होते हैं उसके लिए एक एक्रोनिम बनाया गया है जिसे कहते हैं बी फास्ट, जिसमें हर एक लेटर से संबंधित एक लक्षण होता है। जैसे कि बी का मतलब बैलेंस, यदि बैलेंस में दिक्कत आ रही है, आदमी चल रहा है, चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, बिना पकड़े चल नहीं पा रहा है। ई का मतलब होता है आइज़, मतलब देखने में दिक्कत आ गई है, या अचानक से देखना बंद हो गया है, या डबल डबल दिखने लग गया है, या एक तरफ का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया है, तो भी ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एफ का मतलब होता है फेस, मतलब फेस पे डेविएशन हो गया है, मतलब चेहरा एक तरफ घूम गया है, चेहरे पे एसिमेट्री लगने लगी है कि चेहरा टेढ़ा सा लग रहा है। या ए का मतलब होता है आर्म्स, कि आपके हाथ में वीकनेस आ गई है, हाथ उठाने में, चीज़ पकड़ने में दिक्कत आ रही है। और सी का एस का मतलब होता है स्लरिंग ऑफ स्पीच, स्पीच से संबंधित है कि यदि मान लो बोलने में तुतलाहट हो रही है या बोलने में बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है, वर्ड ही नहीं निकल पा रहे हैं। और टी का मतलब होता है टाइम, मतलब इनमें से कोई भी लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत आपको एक्ट करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि जो विंडो पीरियड जो गोल्डन आवर होता है वो 3 से 4.5 घंटे का होता है। क्योंकि 3 से 4.5 घंटे के अंदर आप जाएंगे तो एक क्लोट बस्टर इंजेक्शन अवेलेबल होता है, वो लगाया जा सकता है, जिससे कि जो खून की नस रुकी है वो उसको खोल देता है, और जहाँ जिस ब्रेन के पार्ट में खून का दौरा पहुँच नहीं रहा है वहाँ वापस से ब्लड सप्लाई स्टेबलिश हो जाती है, जिससे कि जो डैमेज हो रहा होता है वो रुक जाता है और काफ़ी कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि एक बार ब्रेन स्ट्रोक चालू हो जाता है, एक बार खून की नस रुक जाती है, तो ब्रेन की कोशिकाएं बहुत जल्दी मरती हैं, क्योंकि ब्रेन की कोशिकाएं बहुत ही एक्टिव होती है, इनको बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड निरंतर चाहिए होता है। यदि सप्लाई रुक गई तो लाखों की संख्या में कोशिकाएं हर मिनट मरती है। तो एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस है, जितने मिनट जल्दी अपन पहुंचेंगे उतनी ही कोशिकाओं को अपन बचा पाएंगे। एक बार 4.5 घंटे का टाइम निकल जाता है, उसके बाद फिर ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता,
क्योंकि उसके बाद ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो डैमेज हो चुका होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, फिर इस इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि जितने जल्दी ऐसा कोई लक्षण मिले तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो और जहाँ पे सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा अवेलेबल हो, तुरंत वहाँ लेके जाएं। लेकिन सर गोल्डन आवर की आपने बात करी, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई इस गोल्डन आवर के बियॉन्ड अगर आता है, तो जैसे आपने बताया क्लॉट बस्टर जो इंजेक्शन है वो नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बाद कितने चांसेस रहते हैं, क्या ऑपरेट के ज़रिए उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, यदि क्लॉट बस्टर इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता या 4.5 घंटे के बाद पेशेंट आ रहा है, तो एक और प्रोसीजर होता है जिसे अपन मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। ये उस तरह का प्रोसीजर है जैसे कि हार्ट में स्टेंट डालते हैं। इसमें खून की नस के थ्रू एक कैथेटर ब्रेन की जो नस ब्लॉक है वहाँ तक पहुँचाया जाता है और जो थक्का जहाँ जमा है उसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर का भी टाइम 6 घंटे तक का होता है। किसी किसी पेशेंट में ये 6 घंटे के बाद भी कुछ घंटों तक की जा सकती है यदि ऐसा लगता है कि अभी तक ब्रेन को बचाया जा सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद एमआरआई परफ्यूजन इमेजिंग के बाद पता चलता है। मान लो ये वाला पीरियड भी निकल चुका है तो फिर उसके बाद में जो तरीका अपने पास रहता है वो मेडिसिन्स होती हैं और फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ये वाली चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, डिपेंड करता है रिकवरी कितने टाइम में होगी और कितनी होगी। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में कौन सा हिस्सा डैमेज है और कितना बड़ा स्ट्रोक हो चुका है, मतलब कितना बड़ा ब्रेन का पार्ट डैमेज हो चुका है। तो उस पर डिपेंड करता है कि रिकवरी कितनी होगी। कई लोगों में 100% रिकवरी भी होती है, कई में 90% होती है, कुछ में 50% होती है और कई बार बहुत बड़े लकवे होते हैं तो उसमें व्यक्ति की जान तक चली जा सकती है। रही बात सर्जरी की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लकवा बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें चारों तरफ उसकी वजह से सूजन आ जाती है। ऐसा यूजुअली लकवे के 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा होता है कि सूजन आने लगी है। सूजन आने की वजह से ब्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस केस में अपने को सर्जरी करनी पड़ती है। और उस सर्जरी में ऐसा होता है कि एक तरफ की हड्डी अपन निकाल देते हैं जिससे कि ब्रेन को फैलने की जगह मिल जाती है। जो प्रेशर बढ़ा है वो रिलीज़ हो जाता है और बाहर की तरफ ब्रेन थोड़ा सा आ जाता है। नहीं, यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो ब्रेन का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति की जान उससे तुरंत जा सकती है। तो इस केस में अपने को सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन की भी ज़रूरत होती है स्ट्रोक के मैनेजमेंट में। सर ये तो रहा स्ट्रोक की बात। अब हम सामान्य अगर हम बात करें नॉर्मल, तो कई लोगों को सिर दर्द होता है। अब माइग्रेन और सामान्य सिर दर्द में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तो वो अंतर कैसे पहचाने कि भाई ये मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। वरना नॉर्मली बाज़ार में इतनी दवाइयाँ मौजूद हैं तो वो बोला एक गोली खा लो सिर दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बाद में पता पड़ता है कि माइग्रेन और सीवियर अगर माइग्रेन हो जाए, तो नॉर्मल सिर दर्द और माइग्रेन में कैसे लोग अंतर पता करें और इसके लिए क्या कुछ हम कह सकते हैं मेडिकेशन अवेलेबल है? देखिए जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हेडेक बहुत ही कॉमन चीज़ है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जिसको कभी हेडेक नहीं हुआ हो। कभी ना कभी हेडेक हो जाता है। तो कभी ना कभी हेडेक जो होता है वो सामान्य सर में दर्द है। लेकिन ये कब अपन ऐसा कहें कि ये माइग्रेन है, तो माइग्रेन में सर दर्द का कुछ स्पेसिफिक टाइप होता है। जैसे कि अधिकतर लोगों में माइग्रेन एक ही साइड में होता है। हालांकि हो सकता है कि पूरे सर में भी हो, लेकिन अधिकतर लोगों में एक ही साइड में होता है। साथ में थ्रोबिंग सेंसेशन होती है। ऐसा लगता है कि कुछ नसें जो है वो सर में फड़क सी रही है। उसमें माइग्रेन का जो हेडेक होता है उसके साथ में व्यक्ति को उल्टी करने का मन करता है। कई बार उल्टियाँ हो भी जाती है। इसके अलावा लाइट से दिक्कत होने लगती है कि लाइटें बंद करनी पड़ जाती है। उसके अलावा शोर से दिक्कत होने लगती है कि कोई शोर ना हो, एकदम बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट हो कि कमरे में लाइट भी नहीं हो, कोई शोर भी नहीं आए। तो ये बहुत सारे लक्षण होते हैं जो अपने को माइग्रेन की तरफ इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा माइग्रेन का जो दर्द है वो बार बार होता है। बार बार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। किसी में ये डेली भी होने लगता है, किसी में महीने में 2-4 बार होता है। और कई बार इसके ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि अपनी नींद आपकी पूरी नहीं हो पाई, या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा आप मोबाइल देख रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपका जॉब ऐसा है कि आपको लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट एक्सपोजर होता है उसकी वजह से माइग्रेन होता है। और फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो आते हैं उसमें भी माइग्रेन बढ़ जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि हेडेक केवल पीरियड के दौरान ही होता है। तो ये सभी चीज़ें होती है जो माइग्रेन की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो हमारे पास कोई पेशेंट माइग्रेन इस तरह के सिम्टम्स के साथ आता है तो अपन उसके ट्रीटमेंट चालू करते हैं। माइग्रेन का अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। टेबलेट्स होती हैं वो, हालांकि देखो टेबलेट्स जो होती है, क्योंकि माइग्रेन ऐसी बीमारी है
काफ़ी लंबी रहती है, जड़ से नहीं कटती है, उसके लिए अपने को मेडिसिन देनी होती है और साथ में लाइफ स्टाइल ठीक रखनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी, जो ट्रिगर्स हैं उसको मैनेज करना पड़ता है। एक तो 6 से 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद लो, स्क्रीन टाइम कम से कम रखो, धूप से बचाव रखो, टेंशन चिंता स्ट्रेस से दूर रहो। सर ये तो आपने माइग्रेन और उसका बता दिया। अब एक सवाल और यहाँ पर है, क्योंकि अक्सर नर्व से रिलेटेड या न्यूरो से रिलेटेड हमने सुना है, एक तो पार्किंसन और एक अल्जाइमर, ये दो हमने काफ़ी सुने हैं और आम जनता ने भी सुने होंगे। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या ये सिर्फ एक एज से रिलेटेड है कि भाई जो ओल्ड एज हो जाएंगे उन्हीं को होगा, या उस एज से पहले भी हो सकता है, 30 से 50 ईयर्स में भी हो सकता है? और अगर हो सकता है या बाद में भी अगर होगा तो इसके क्या सिम्टम्स हैं और इससे कैसे बचा जाए? और मान लीजिए किसी को ये हो गया तो उसके लिए फिर मेडिकेशन क्या है? तो जो आपने बात करी है पार्किंसन की बीमारी के बारे में, वैसे तो ये ओल्ड एज की ही बीमारी है, यूजुअली 50 से 60 साल की उम्र के बाद ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यंग लोगों में भी ये हो सकती है। तो इसके कारण जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक का मतलब होता है जिसका कोई कारण नहीं होता है, ये किसी में भी हो सकती है, जिसको अपन आईपीडी बोलते हैं, इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़। मेन जो इसके लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि चलने में दिक्कत आती है, आदमी का चलना स्लो हो जाता है, जो जिस पेस से वो पहले चलता था वो धीमे धीमे चलने लगा है, कदम धीमे धीमे उठा रहा है, छोटे छोटे कदम बेबी स्टेप्स जैसे होते हैं वैसे ले रहा है। हाथ में एक साइड के हाथ पैर में कंपन आने लग गया है, हाथ पैर में अकड़न आ गई है, चेहरा ऐसा हो गया है कि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरा हो गया है, जिसे अपन मास्क फेसिस बोलते हैं। स्पीच जो हो गई है वो बहुत ही लो वॉल्यूम हो गई है कि बहुत ही कम आवाज़ निकल रही है मुंह से। ये इस तरीके से और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति चलते चलते क्योंकि बैलेंस नहीं बनता तो गिर भी जाता है। ये सभी पार्किंसन के लक्षण होते हैं। तो स्पेशली ओल्ड एज में इस तरह के यदि लक्षण मिलते हैं और ये बीमारी अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ती है, तो अपने को डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जहाँ तक पार्किंसन के इलाज की बात है तो अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, दवाइयों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, पर क्योंकि ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है, मतलब डिजनरेशन का मतलब जो होता है कि ये धीरे धीरे बढ़ती ही है बीमारी, क्योंकि जो ब्रेन में जो अपना कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, उस तरह उसकी जो सेल्स है वो धीरे धीरे डेथ होती रहती है उसकी। तो वक्त के साथ बीमारी बढ़ती ही है। दवाइयाँ जो होती है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाती है, दवाइयों से व्यक्ति के कुछ साल अच्छे निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल जाते हैं वैसे वैसे चूँकि ब्रेन की कोशिकाएँ की डेथ होती रहती है, वैसे वैसे ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती रहती है, उसके लक्षण और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। व्यक्ति का चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, खाना खाने में, निगलने में, बोलने में, सब में दिक्कत आने लगती है। और जो दवाइयाँ इस चीज़ की होती है उसके भी बाद में साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा हो जाता है तो तब इसके लिए आजकल एक DBS नाम से सर्जरी भी अवेलेबल है। जब दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करने लगे और बीमारी बहुत लेट स्टेज में पहुंच जाती है, तब DBS नाम की एक सर्जरी होती है जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड अंदर ब्रेन के इम्प्लांट किया जाता है और वो पेस मेकर की सहायता से उसको कंट्रोल किया जाता है। वो भी अवेलेबल है, वो आजकल जयपुर में भी अवेलेबल है, तो वो भी करवाई जा सकती है। और अब अपन बात करें अल्जाइमर्स के बारे में, तो अल्जाइमर्स एक बीमारी है जिसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं भूलने वाली बीमारी। ये भी जो मोस्टली होती है ओल्ड एज की बीमारी है, 60 साल 65 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट होती है। काफ़ी कम ऐसा देखा गया है कि ये उससे 50 साल से कम उम्र के लोगों में होती है। मेन इसका लक्षण वही होता है कि आदमी भूलने लगता है, स्पेशली जो रिसेंट की बातें हैं कि सुबह क्या खाया था, कौन मिल के गया था, कि किसी ने क्या बात करी थी, वो चीज़ कहाँ रखी है, ये सब चीज़ें भूल जाता है। उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है वो भी स्लो हो जाती है, और अपने बैंक के अकाउंट को मैनेज करना, फ़ोन पे बात करना, मैथमेटिक्स करना, सब डिफ़िकल्ट होता जाता है। धीरे धीरे कपड़े पहनने में, अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी काम होते हैं जैसे कि कपड़े पहनना, नहाना धोना, खाना, ये सब धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता जाता है। व्यक्ति जो होते हैं अपने घर के लोगों के उनका नाम याद करने में, उनको पहचानने में दिक्कत आने लगती है। और धीरे धीरे ये भी डिजनरेटिव डिजीज़ है, तो इसमें भी वही धीरे धीरे वक्त के साथ ये बीमारी बढ़ती है। धीरे धीरे व्यक्ति कुछ सालों में पूरी तरह से फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट हो जाता है। उसके रोज़मर्रा के काम नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सब खुद करना पड़ता है। दवाइयों की बात करें तो इसके लिए भी दवाइयाँ अवेलेबल है, लेकिन दवाइयाँ वही सिम्टोमेटिक होती है कि जो आप उनको देते हैं तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है सिम्टम्स में, मतलब कि याददाश्त जो होती है वो बेटर होती है। लेकिन वक्त के साथ चूँकि कोशिकाएं की डेथ होती रहती है, ब्रेन इसमें सिकुड़ता रहता है, वैसे वैसे बीमारी बढ़ती है और अल्टीमेटली फिर पेशेंट जो है बेड रिडन हो जाता है, पूरी तरह से फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट हो जाता है।
सर अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हमने सुनी है या हमने पढ़ी है या हमारे आसपास किसी को हुई है। एक जीबी सिंड्रोम की मैं अगर बात करूं तो उसके बारे में भी जितनी हमारी समझ है उस हिसाब से ये कि वो भी अबव 50 पार वाले लोगों को होती है जितना हमने पढ़ा है। और इसका जो मेन कॉज जो हमें ध्यान है वो है कि टेंशन के दिक्कत की वजह से ये बीमारी होती है। तो क्या ये तमाम चीज़ें सही हैं? क्या ये 50 से ऊपर के लोगों की ही होता है? क्या ये इसका मेन कॉज टेंशन ही है या फिर कुछ और भी कॉज है और 50 से कम उम्र वालों को भी ये सिंड्रोम हो सकता है? और इसको पहचानने के लिए क्या करें? इसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं? और ये सिंड्रोम हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, क्या इसका भी कोई गोल्डन आवर होता है? तो आपने बात करी है जीबी सिंड्रोम यानी जीबीएस की, तो ये एक नसों से संबंधित बीमारी है। नसें जो अपने स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हाथों और पैरों में जाती है और ब्रेन से निकलकर अपने जो फेस से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, बोलना, निगलना, उन सबको कंट्रोल करती है। उन नसों की ये बीमारी होती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो नसों के चारों तरफ एक माइलिन की सीथ होती है, वो बेसिकली इसमें डैमेज होती है और कई बार नर्व्स भी डैमेज इसमें होती है। उसकी वजह से जो भी नसों से संबंधित जो कंट्रोल होता है वो चला जाता है। उसकी वजह से पैरों में वीकनेस आ जाती है, हाथों में वीकनेस आ जाती है, कई लोगों में बोलने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत आ जाती है, इवन देखने में दिक्कत आ जाती है, डबल डबल दिखने लगता है। और ये बीमारी एक्यूट बीमारी होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कई दिनों से ऐसी बीमारी चल रही है। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में डेवलप हो जाती है मोस्टली। और जो आपने बात करी कि एज की 50 साल के बाद ही होती है, ऐसा नहीं है, किसी भी उम्र में ये हो सकती है। बच्चों में भी ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। और इसकी अपन बात करें तो इसका स्ट्रेस से इसका कोई ऐसे लेना देना नहीं है, स्ट्रेस से इसका कोई कारण नहीं होता है। बेसिकली ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है। इसमें ऐसा होता है कि जो अपना जो इम्यून सिस्टम जो अपने को प्रोटेक्शन करता है वही अपने अगेंस्ट काम करने लगता है। जो एंटीबॉडीज़ अपने बॉडी की बनती है वही अपनी नर्व्स को डैमेज करने लगती है। तो ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। अब इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव क्यों हो जाता है, क्यों ये अपने ही नर्व्स को डैमेज कर रहा है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि जो भी ये पेशेंट होते हैं इनमें पहले से कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले ऐसा होता है कि उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, जिसमें उसको खांसी जुकाम इस तरह की हिस्ट्री होती है 2-3 हफ्ते पहले। या कई बार जीआई सिस्टम से में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि डायरिया हो गया, उल्टियाँ हो गई, ऐसी हिस्ट्री मिलती है 2-3 हफ्ते पहले। तो इस तरह का कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके 2-3 हफ्ते बाद इस तरह की जीबीएस संबंध जो बीमारी होती है वो डेवलप होती है। क्योंकि अपना जो इम्यून सिस्टम जो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा था वो गलती से अपनी ही जो नर्व सेल्स होती है, नर्व जो तंत्रिकाएं होती है, उनके अगेंस्ट एक्ट करने लगता है। उसकी वजह से ही बीमारी होती है। लक्षण की बात करें तो सीधे से लक्षण है, हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, हाथ उठना बंद हो जाता है। मोस्टली ये पैरों से चालू होती है कि पहले से पैरों में दिक्कत आती है, फिर हाथों में दिक्कत आ जाती है, फिर गले में भी दिक्कत आ जाती है, बोलना निगलना ये कम हो जाता है। और जो टाइम की बात करें तो ऐसा गोल्डन आवर तो नहीं है, लेकिन जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा उतना ही जल्दी इसका इलाज चालू होता है। इसके लिए इंजेक्शन और प्लाज्मा फेरेसिस जैसी ट्रीटमेंट, अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। समय से यदि वो चालू हो जाता है तो इसमें 90 to 100% रिकवरी पॉसिबल होती है। यदि डिलेड हो जाता है, यदि अपन 7 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद पहुंच रहे हैं तो फिर तब तक डैमेज हो चुका होता है, फिर ये ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसमें फिर रिकवरी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। इसलिए इसमें भी अपने को टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके। इस तरह के लक्षण अपने को देखने को मिल रहे हैं कि हाथ पैर में कमजोरी आ गई है अचानक से, तो तुरंत अपने को हॉस्पिटल जाना है। सर अब एक और दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी, अब मेरे को ऐसा लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अक्सर हमने सुना है, कई फिल्म एक्ट्रेसेस को देखा है, बच्चों को देखा है, 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चों के लिए भी हमने सुना है, बड़ों के लिए हमने सुनते रहते हैं। और बहुत एक कॉमन सी चीज़ें हो गई है, डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। डिप्रेशन क्या वाकई में कोई बीमारी है? क्योंकि जो भी नॉर्मल व्यक्ति कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आप वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिप्रेशन हो गया, मेरे को उसी चीज़ से मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, तो क्या ये वाकई में कोई बीमारी है भी या नहीं है? देखिए, डिप्रेशन एक बीमारी है, ये एक मानसिक रोग है। कई लोग इसे मानते हैं कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो ऐसे ही टेंशन ले रहा है और उसको डॉक्टर को दिखाते नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मानसिक रोग है। और ये रोग इतना गंभीर हो सकता है कि इसमें कई बार अपने को सुनने को मिलता है कि फलां एक्टर ने सुसाइड कर लिया या उसने सुसाइड कर लिया, तो व्यक्ति अपनी जान तक ले लेता है।
इसलिए डिप्रेशन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। डिप्रेशन और उसके अलावा बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं। हमारे समाज में मानसिक रोगों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता, उनको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि किसी को भी इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, वो अकेला अकेला रहना पसंद कर रहा है, बात नहीं कर रहा है किसी से, बिल्कुल उदास रहता है, जॉब पे नहीं जा रहा, या पहले जिस चीज़ों में उनकी रुचि थी अब बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, और नेगेटिव बातें कर रहा है कि जीवन का कोई महत्व नहीं है, मेरा तो जीवन ख़त्म कर दूं, इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये सभी सिम्टम डिप्रेशन के हैं और इसको तुरंत अपने साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इलाज लेना चाहिए, क्योंकि ये कई बार सुसाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और मानसिक रोगों के प्रति हमारे समाज में चेतना की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मानसिक रोग उसी तरह से होते हैं जैसे कि फिजिकल रोग होते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि किसी को कोई टेंशन हो तो ही डिप्रेशन होगा। बिना टेंशन के भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये जैसे बीपी होता है, शुगर होता है, बुखार होती है, खांसी होती है, उस तरह की बीमारियां हैं, अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, इलाज लेना चाहिए। इलाज इसका पूरी तरह से दवाइयों के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से संभव है, इसलिए इनको बिल्कुल भी लाइटली अपने को नहीं लेना है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि हम इंडस हॉस्पिटल में हैं और इंडस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और क्यों इंडस हॉस्पिटल दूसरे तमाम हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बेस्ट माना जा रहा है? देखिए, इंडस हॉस्पिटल एक न्यूरो के लिए अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट भी है 24 आवर, न्यूरो सर्जन भी है 24 आवर, सीटी स्कैन की व्यवस्था भी है इस, और सभी तरह की जांचें, जैसे कि तंत्रिकाओं के लिए नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती है, ईएमजीज़ होती है, एपिलेप्सी के लिए ईईजी होती है, इस तरह की सभी जांचें जो न्यूरो से रिलेटेड है, और बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वो सब तो अवेलेबल है ही। तो सभी तरह की जांचें यहाँ हो जाती है। और ये हॉस्पिटल जो है कई सारी सरकारी योजनाओं में भी आता है, जैसे कि आरजीएचएस हुई, ईसीएचएस हुई, ईएसआई हुई। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी न्यूरो का पेशेंट यदि यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए अपन तत्पर हैं, अपन उनका पूरी तरह से सहयोग करेंगे, इलाज करेंगे, और वो वेलकम है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि न्यूरो का सीधा संबंध दिमाग से तो है, लेकिन सिर्फ दिमाग से ही नहीं, आपकी तमाम जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो नर्व्स हैं, न्यूरो नर्व्स और ब्रेन दोनों से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। और अगर आपको नर्व से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समस्या है, या किसी भी प्रकार का मानसिक विकार या मानसिक बीमारी अगर आपको उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो आपको तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक की अगर बात करें तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 3 से 4.5 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जीबी सिंड्रोम के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो भी डॉक्टर श्याम सुंदर ने क्लियर करी, और तमाम जो ऐसी भ्रांतियाँ जो समाज में हैं कि भाई मानसिक विकारों को हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, और मानसिक विकारों को हम अक्सर जादू टोना या भूत प्रेत इससे जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके परिवार के, आपके सगे संबंधी के, आप आस पड़ोस में है, तो आपको तुरंत प्रभाव से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास उनको आपको लेकर जाना चाहिए, और समय से पहले जितना ले जा सकें उतना जल्दी उनको लेकर जाना चाहिए, ताकि समय के साथ साथ उनकी उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें ठीक किया जा सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।